हेलो स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग ठीक हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु propounded द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मतलब इनमें से किसने आपकी नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी है। ऑप्शन है आपके हल, मैस्लो, एटकिंसन या थॉमसन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नीड हायरार्की थ्योरी है क्या मोटिवेशन की। मोटिवेशन हमने जैसे लास्ट क्लास में भी देखा था, मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप में किसी काम को करने के लिए प्रेरणा होना। तो वो चीज आपका मोटिवेशन होता है, या ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों और कैसे एक आदमी काम करता है, मतलब व्हाई एंड हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज एक्टिवेटेड, कि आदमी का व्यवहार कैसे एक्टिवेट हो जाता है। तो जो मोटिवेशन थ्योरी होती है ना, वो आपकी बेसिकली दो टाइप की होती है। वो होती है आपकी कंटेंट थ्योरीज या आपकी नीड थ्योरीज, या होती है आपकी प्रोसेस थ्योरीज। जो नीड थ्योरीज होती है ना, ये कहती हैं कि जो आदमी होता है ना, वो उसका जो काम करने की वजह होती है वो उसकी इंटरनल फोर्सेस होती हैं या उसकी इंटरनल ड्राइव्स होती हैं, जो आदमी को ऐसे किसी गोल की तरफ या किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है ताकि वो अपनी उस चीज को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये आपकी नीड थ्योरीज होती है कि आदमी अपनी जरूरत के, यानी कि आदमी को जब किसी चीज की जरूरत होगी ना, इस बात का यही मतलब है, तो वो कोई काम करेगा जिससे बाद में उसे सेटिस्फेक्शन होगा। पर अगर जब और फिर ये आगे ये भी कहते हैं कि जब उसकी वो जरूरत पूरी हो जाएगी ना, तो वो उसकी काम करने, मतलब उसको गोल अचीवमेंट में हेल्प नहीं करेगी। मतलब वो उसे ऐसे मोटिवेट नहीं करेगी कि वो आगे उसी चीज के बेसिस पे काम कर सके। तो ये आपकी नीड थ्योरी है, मतलब कि जो आदमी है वो अपनी नीड्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। तो ये किसने दी है आपकी? तो ये आपके जो जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं वो आपके मैस्लो हैं। इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। और इनकी थ्योरी क्या है? ये कहते हैं कि जो आदमी की जरूरतें हैं ना, मतलब जो आदमी की नीड्स हैं, वो एक हायरार्की में एग्जिस्ट करती है। हायरार्की का मतलब हो गया आपका श्रेणीबद्ध, मतलब ऐसे एक चीज के बाद दूसरी चीज आती है, ऐसे हायरार्की होती है। तो इनका कहना है कि जो इन्होंने 5 टाइप की हायरार्की दी है, मतलब 5 चीजें दी हैं। फर्स्ट जो आपकी जो सबसे बेसिक नीड होती है, उसको इन्होंने कहा है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल या आपकी बायोलॉजिकल नीड्स, मतलब जो आपकी बेसिक नीड होती है, जो आपको ऐसे जिंदा रहने के लिए जरूरी हो, जैसे कि आपका फूड, वाटर, मतलब पानी, खाना। तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड होगी। सेकंड जो इन्होंने दी है सिक्योरिटी नीड, मतलब कि आदमी का सिक्योर फील करना जरूरी है, कि वो सिक्योर है। इसमें हो सकता है उसकी जॉब सिक्योरिटी आ जाए, या जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उस चीज के रिगार्डिंग उसकी सिक्योरिटी आ जाए। तो ये उसकी सिक्योरिटी नीड्स हैं। और थर्ड जो इन्होंने दी है वो आपकी है बिलोंगिंगनेस नीड, कि आदमी, ऐसे कहते हैं ना कि आदमी सोशल एनिमल है। तो हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हम ऐसे चाहते हैं कि हम जिस जगह पे रहते हैं ना, वहां से हम बिलोंग करें। बिलोंग करने का मतलब हो गया कि हमें लोग वहां जाने, हम लोगों को जाने, या हमारे उनके साथ रिलेशन हो। मतलब इसके बेसिस पे जैसे हमारी फ्रेंडशिप्स हो, हमारे जैसे लव रिलेशंस भी होते हैं, तो वो चीजें हो, तो वो आपकी बिलोंगिंगनेस नीड्स होती हैं। और फोर्थ आती है आपकी एस्टीम नीड्स। एस्टीम से मतलब होता है आपका रिस्पेक्ट या सम्मान। मतलब हम चाहते हैं कि एक तो इसमें ये हो गया कि हमारा जो सेल्फ एस्टीम, कि हम खुद को किस लेवल पे देखते हैं। और एक हो गया जो हम दूसरों से चाहते हैं कि दूसरे भी हमें इम्पोर्टेंस दे, मतलब हमें इज्जत दें, तो वो आपकी एस्टीम नीड्स होती है। और फिफ्थ होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे हर एक आदमी ऐसा चाहता है कि जितना उसमें पोटेंशियल है ना, मतलब जितना कुछ वो अचीव कर सकता है वो उसे करे, तो वो उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये नीड है एक। तो ये इन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी में 5 टाइप की नीड दी है। पहली है आपकी फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल, दूसरी है आपकी सिक्योरिटी, तीसरी है बिलोंगिंगनेस, चौथी है आपकी एस्टीम, और पांचवी है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यही आपकी नीड थ्योरी ऑफ हायरार्की है, कि आदमी अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करता है, और वो जरूरतें भी ऐसे श्रेणीबद्ध है, मतलब एक के बाद एक है। पहले जब
सबसे बेसिक जब सेटिस्फाई होगी ना, मतलब जब सबसे ये चीज सेटिस्फाई होगी तभी आदमी दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी और पांचवी के बारे में सोचेगा। तो ये आपकी मैस्लो ने दी है, जो आपके इब्राहिम मैस्लो है। कमेंट करके बताइएगा कि हमने एक और नीड हायरार्की थ्योरी भी हम आपके क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं, वो कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। इनमें से कौन सी जो है वो आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है पर्सनालिटी असेसमेंट की। तो देखिए, आपसे नोट पूछा गया है कि नहीं है, और प्रोजेक्टिव टेक्निक से आपका क्या मतलब है इस क्वेश्चन में। तो देखें ऑप्शंस, पहले देख लेते हैं कि ऑप्शंस है आपके वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन मतलब वाक्य को पूरा करना, वर्ड एसोसिएशन का मतलब हो गया शब्द से संबंधित ऐसा कौन सी चीज होगी, या एक्सप्रेसिव मूवमेंट की कोई जब खुद को एक्सप्रेस कर रहा हो, या सोशियोमेट्री। तो देखें प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक आपकी वो टेक्निक्स होती हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आपकी वो टेक्निक होती है जो आपकी पर्सनैलिटी को रिवील करती है। रिवील मतलब आपके बारे में जानकारी देती है, और ये आपकी उन सेंट्रल एस्पेक्ट्स मतलब उन चीजों की जानकारी देती है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। मतलब इन चीजों के बारे में आप भी अवेयर नहीं होते हैं। तो ये जो चीजें मेजर करती है ना आपका अनकॉन्शियस माइंड, आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, वो आपके दिमाग का जो हिस्से को जो मेजर करे हुए है, वो आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक से मतलब हो गया कि किसी हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड का हो गया वो किसी दूसरी चीज पे प्रोजेक्शन, मतलब हमारी जो सोचने समझने की यहाँ पर छाई दिखाई देती है उस चीज की, जो हम इस चीज को व्यक्त करेंगे, हम क्या देख रहे हैं, क्या सोचते हैं, हम किसी चीज को देख के ऐसे बता देते हैं ना ये चीज ऐसा ऐसा होगा, क्या मुझे लगता है इस इंसान के साथ ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा कुछ। तो ना कई बार हमें ये नहीं पता होता कि ये हमने कैसे ज्यूम कर लिया, ये हमने कैसे कह दिया। तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें वो सब चीजें होती हैं, वो बस हम किसी चीज को देखकर प्रोजेक्ट कर देते हैं उस चीज को। तो ये आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी नहीं है आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन का मतलब होता है कि जैसे किसी ने आपको कोई ऐसे शब्द दिया, जैसे मान दिया ए दिया, तो ए से ये कहेगा कि आपके मन में जो पहला शब्द आता है ना आप वो कहें। तो जैसे आपने एप्पल कह दिया, तो ये आपका इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि आपको भूख लग रही है। तो ये कहीं ना कहीं, या ए से आपने कह दिया एंगर, तो मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी ये है कि आप ऐसे गुस्से में ज्यादा भरोसा रख रहे हैं या जो भी है। तो ये टेक्निक होती है, वर्ड एसोसिएशन यूज किया जाता है आपकी पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। दूसरा हो गया सेंटेंस कंप्लीशन, कि आपको ऐसे आधा सेंटेंस दे दिया और यहाँ पे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया कि किसी बात को अब आप पूरा करें। आप पूरा करेंगे तो आप उस बात को जैसा जो आप सोचते हैं उसके बेसिस पे पूरा करेंगे, तो वो आपका सेंटेंस कंप्लीशन होता है। एक्सप्रेसिव मूवमेंट हो गया आपका किसी चीज को एक्सप्रेस करना, किसी के बारे में अपनी फीलिंग्स बताना, कि हम जैसे आप किसी को दुखी देखकर क्या फील करते हैं, या किसी को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है तो आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आपका एक्सप्रेसिव मूवमेंट होता है। इसे भी आपकी पर्सनालिटी मेजरमेंट में एज अ टेक्निक यूज किया जाता है। तो जो हमारे पास नहीं होती है वो है सोशियोमेट्री, कि ये हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं होती है। तो सोशियोमेट्री जो होती है ना वो आपका डिग्री ऑफ मेजर, मतलब डिग्री मेजर किया जाता है कि आपके सोशल रिलेशनशिप कैसी है, क्या रिलेटेडनेस आप लोगों से कैसे कितना जुड़े हुए हैं अमंग पीपल। तो ये आपकी सोशियोमेट्री होती है। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी याद रखिएगा कि आपकी मोरान ने दी है, मोरान ने डेवलप किया आपकी सोशियोमेट्री टेक्निक को। तो क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनालिटी असेसमेंट की नहीं है। तो जो नहीं है वो आपकी सोशियोमेट्री है। और जो इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो ये है कि पर्सनालिटी असेसमेंट करने के लिए हो सकता है कल को आपको ऑप्शन में ये टेक्निक आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट, और आपको ये दें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो ये बात याद रखिएगा कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए यूज होती है। आप इस हिसाब से ऐसे एक क्वेश्चन में से दो तीन क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कि सोशियोमेट्री नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव मोटिव। इनमें से कौन सा जो है वो आपका एक्सटेंसिव का मतलब होता है बाहरी, मोटिव नहीं है।
ज्यादातर क्वेश्चन हमारे नोट वाले हैं कि इनमें से कौन सी, मतलब जो बाकी चीजें हैं ना वो उस चीज से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से कीजिएगा, नोट वाले क्वेश्चंस आपके जो हैं। तो ये है कि इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव मोटिव का मतलब हो गया कि ऐसी चीज जो आपको किसी काम को करने के लिए वो प्रेरित करे, मतलब बाहर की कोई चीज जो आपका बिहेवियर उस चीज की तरफ ड्राइव करे। तो इनमें से कौन सी नहीं है? फर्स्ट है, मतलब एक दो टाइप के मोटिव होते हैं ना आपके, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिव होते हैं जो आपके विद इन, मतलब आपके अंदर से आते हैं कि आपको फील होता है कि आपको ये काम करना है। एक्सट्रिंसिक मोटिव होते हैं जो आपको ऐसे एनवायरनमेंट से पता लगते हैं, या आप लोगों की प्रेज के लिए जो काम करते हैं, या आप रिवॉर्ड के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो आपके एक्सट्रिंसिक मोटिव हैं। या मान लिया आप सेटिस्फेक्शन के लिए कोई काम कर रहे हैं कि आपको उससे अंदरूनी खुशी होगी, तो वो आपका इंट्रिंसिक मोटिव है। ये दो टाइप का मोटिव होता है आपका। तो इनमें से आपका कौन सा नहीं है जो ऑप्शन है इनमें? कंपीटिंग इन स्पोर्ट फॉर ट्रॉफी। ट्रॉफी मतलब आप ऐसे किसी रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं, तो ये तो है कि आप किसी चीज को पाने के लिए compete कर रहे हैं, तो ये तो आपका इंट्रिंसिक है, मोटिव है। डूइंग जॉब फॉर सैलरी, मतलब तनख्वाह के लिए काम करना, तो ये भी एक्सटेंसिव है क्योंकि वो उससे आपको पैसे मिलेंगे और फिर वो चीज से आप चीजें ले सकते हैं, आपका स्टेटस बढ़ेगा। डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मतलब सोशल सामाजिक आपको सर्विस आप दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे आपको खुशी मिलती है, ना ही तो ये आप किसी रिवॉर्ड के लिए, ना ही ये आप पैसों के लिए कर रहे हैं। तो ये आपको सेल्फ मतलब अंदरूनी खुशी दे रही है, तो ये आपका इंट्रिंसिक मोटिव है, मतलब ये आपकी अंदरूनी खुशी की चीज है। तो ये आप इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी मोटिवेटेड है इस चीज के लिए। बाय वन गेट वन फ्री, ये भी मनी रिलेटेड ही हो गया, तो ये भी आपका एक्सटेंसिव है। तो जो नहीं है वो है आपका डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि जो आपका सेटिस्फेक्शन है ना, ये आपका इंट्रिंसिक मोटिव है, मतलब ये आपका अंदरूनी, मतलब किसी चीज के लिए करने के लिए आपकी अंदरूनी इच्छा है कि हाँ भाई मैं इस चीज को करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर डैश ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा है, टैट भी पढ़ा और हमने चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट भी पढ़ा, ये फुली एक्सप्लेन्ड है आपकी लास्ट वीडियोस में। तो प्लीज आप ये वीडियोस रेफर कर लें। मैं आपको छोटा छोटा बता देती हूँ कि जो थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है वो क्या होता है। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट में ऐसे आपको कार्ड्स दे दिए जाएंगे और उन कार्ड्स को देखकर आपको एक स्टोरी बनानी होती है, या आपको ये बताना होता है कि आप क्या फील कर रहे हैं या वो स्टोरी कैसी है। तो इससे आपकी पर्सनालिटी का आइडिया लगाया जाता है कि आपकी कैसी पर्सनालिटी है। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी है ना, कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, तो ये एक हिसाब से प्रोजेक्टिव टेक्निक का पार्ट होता है आपका थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, कि आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ये आपकी पर्सनालिटी मेजरमेंट में होता है। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट इज यूज टू मेजर डैश ऑफ स्टूडेंट्स, ये पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए होता है स्टूडेंट की। इसकी फुली डिटेल्ड वीडियो है आपकी, शायद लास्ट टू लास्ट क्लास है, तो प्लीज आप उसे रेफर कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। उसमें आपका चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट भी एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following student is not correct with reference to statement। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है एडजस्टमेंट के हिसाब से? तो देखें, एडजस्टमेंट होता है कि कहीं किसी जगह पे हमारा ढल जाना, तो हम एडजस्ट कर रहे हैं उस चीज को, मतलब हमारा सहयोग करना, एडजस्ट होना किसी चीज में। तो इनमें से कौन सी चीज आपकी एडजस्टमेंट नहीं है? देखें, या इनमें से कौन सी चीज जो है वो एडजस्टमेंट को रेफर नहीं करेगी आपकी, कि आप एडजस्टिंग है इस बात को नहीं दर्शाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, इट क्रिएट इम्बैलेंस, मतलब ये असंतुलन क्रिएट करती है एडजस्टमेंट, ठीक है। सेकेंड है आपकी, इट मोटिवेट्स द चेंज, इट मोटिवेट टू चेंज द लाइफ एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, ये आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि आप जिंदगी में मतलब ऐसे बदलाव करें सिचुएशन के हिसाब से। तो ये आपकी एडजस्टमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप चीजों के या सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे, उनमें ढल जाएंगे, तो ये आपका एडजस्टमेंट होता है। मतलब ये इसके रिगार्डिंग सही है ये स्टेटमेंट। it give ability to bring desirable changes in the condition of environment,
ये आपको इस चीज के लिए एबिल मतलब आपको ऐसे परिवर्तन के लिए वो मोटिवेट करती है या डिजायरेबल चेंजेस लेके आती है इन्वायरमेंट में। तो ये भी एडजस्टमेंट है कि ये आपको इस उस काम को करने के लिए प्रेरणा करेगी, आपको उसके लिए हिम्मत देगी कि आपको जो चेंजेस चाहिए वो कर सकें। तो ये भी आपका एडजस्टमेंट का मतलब एक, ऐसे कहते हैं ना, फीचर होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट वन इज सराउंडेड बाय टेंशन एंड एंजाइटी। मान लें कि आप कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मान लें आप कहीं जैसे गांव में गए हैं, वहीं आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे धूल मिट्टी देख के, या कई लोगों को होता है ना जैसे एलर्जिक होते हैं कुछ लोग, या मान लें कि आपको वहां का सोशल कल्चर समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब ये इससे आपकी क्या होगा, टेंशन बढ़ जाएगी, आप एंग्शियस हो जाएंगे, मतलब एंग्जाइटी, यानी कि आप में ऐसे ऐसे आप टेंशन में होंगे या आपको चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, तो ये आपकी एंग्जाइटी इंक्रीज हो जाएगी। पर एब्सेंस मतलब अगर आपका एडजस्टमेंट है नहीं तो होगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। तो जो नहीं है ना रेफरेंस में एडजस्टमेंट के, तो वो है इट क्रिएट इम्बैलेंस, कि एडजस्टमेंट आपका असंतुलन क्रिएट करती है। नहीं, ये अपोजिट है, इट क्रिएट्स बैलेंस। मतलब एडजस्टमेंट से आपका बैलेंस क्रिएट होता है, ना कि इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो जो स्टेटमेंट नहीं रेफर करती है एडजस्टमेंट को, वो ये है कि इट क्रिएट्स इम्बैलेंस, कि ये असंतुलन क्रिएट करता है। नहीं, ये संतुलन क्रिएट करता है, ये इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स ड्यूरिंग व्हिच डेवलपमेंट स्टेज। तो हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है। ये चारों आपकी स्टेजेस है। सेंसरी मोटर फर्स्ट स्टेज है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये है कि रिवर्सिबिलिटी मतलब किसी चीज को रिवर्स करके देख पाना, मतलब जिसका सीधा समझ आ रहा है उसका हम उल्टा भी समझ सकते हैं। तो ये कौन सी, जैसे मान ले कोई अपने घर से स्कूल गया बच्चा, तो वो शाम को स्कूल से घर भी आ सके बिना किसी हेल्प के, तो वो चीजों को रिवर्स कर सके, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में भी काम कर सके। तो ये कौन सी स्टेज में आ जाती है, तो ये हमने पढ़ा है कि ये आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है बच्चों में। तो ये आपकी चारों स्टेजेस हैं, इनकी एज, इनके कंसेप्ट हम सब कुछ लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज आप इनके लिए लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा मैच जो है वो करेक्ट नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन है आपका वो है एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, और उसके रिगार्डिंग आपका नंबर ऑफ स्टेज दिया हुआ है। तो फर्स्ट है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, सेकेंड है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल, थर्ड है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और फोर्थ है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी ये क्या है कि ये जितनी भी आपकी दी हुई है ना, ये आपकी ना साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो थ्योरी है एरिक्सन की, जो देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं से हो गया कि ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी है, तो वो आपकी एरिक्सन ने दी है, और ये इसकी बाकी स्टेजेस हैं। इसके अलावा भी इनकी स्टेजेस हैं, पर जो इन्होंने चार दिए हैं, तो आपको ये मैच करना है कि ये इनमें से कौन सी जो है वो सही नहीं है, मतलब इसमें से तीन सही हैं। साइको सोशल से आपका क्या मतलब होता है, साइको सोशल से आपका मतलब है कि जो इंटर रिलेशन होता है ना, वो आपके सोशल, जो सोशल फैक्टर्स होते हैं आपके, और जो आपका इंडिविजुअल थॉट एंड बिहेवियर होता है, मतलब आप एज ए इंडिविजुअल क्या सोचते समझते हैं, कैसा बिहेव करते हैं ना, और जो आपके सोशल फैक्टर होते हैं, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये आपका साइको सोशल होता है, और इस चीज के साथ जो डेवलपमेंट होगी वो आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट कहलाती है। देखें इन्होंने जो इनके स्टेजेस दिए ना, तो वो मैं आपको सारी स्टेजेस बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेज दिया इन्होंने बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब किसी चीज पर भरोसा हो डेवलप कर लेना, या मिसट्रस्ट हमें किसी चीज पर भरोसा नहीं होना। तो ये होती है आपकी बर्थ से लेके 1.5 साल तक के बच्चे में। ठीक है। तो ये आपकी डेवलप होती है, जैसे कि मान लें कि किसी बच्चे की ऐसे बचपन में बहुत ज्यादा केयर हुई होती है, तो वो सिक्योर फील करता है, तो उसका ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है। और अगर यही कोई बच्चा ऐसे निग्लेक्टेड होता है, मतलब उसकी केयर नहीं होती है,
तो वो ऐसे अपने मन में ऐसे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पाता, और वो ऐसे इग्नोर्ड और अब्यूज्ड, मतलब ऐसे मान ले कि उसका ऐसे वो ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। सेकंड स्टेज है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट। ऑटोनॉमी हो गया कि मतलब अपनी चीजें करने के लिए खुद में ऐसे स्ट्रॉन्ग महसूस करना। शेम या डाउट मतलब हमें खुद पर भरोसा ना होना, और ये रहती है आपकी 1.5 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे तक। इसी हिसाब से जो आपकी नेक्स्ट स्टेज है इनकी, वो है आपकी इनिशिएटिव इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव का मतलब हो गया कि आप किसी काम को करने के लिए खुद से प्रेरित हैं और आप किसी काम को करना चाह रहे हैं। गिल्ट आपका तब डेवलप होगा जब आपको कोई वो काम करने नहीं दे रहा या कुछ गलती हो गई है, तो आपको उस काम के लिए बहुत ज्यादा डांटा गया, तो वो आपका गिल्ट फैक्टर हो जाएगा। ये आपका 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे का होता है। फोर्थ है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इन्फीरियोरिटी का मतलब होता है कि आपका ऐसा महसूस करना कि आप किसी से कम है। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आप हार्ड वर्किंग है, मतलब हार्ड वर्क करके कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो ये होता है आपका 6 से लेके 12 साल तक के बच्चे तक का। फिफ्थ है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि ऐसे आपको ऐसे आपकी एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है। आपको ये पता होगा कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। रोल कंफ्यूजन इसका अपोजिट हो गया कि आपको मतलब अपने बारे में पता ही नहीं है कि क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका अडोलसेंस में होता है। सिक्स्थ है आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये आपका यंग अडल्टहुड होता है। मतलब इंटीमेसी हो गया कि आप लोगों के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, और अगर आप उस चीज को कैपेबल हैं तो आपकी वो इंटीमेसी की स्टेज रहेगी। पर अगर आप लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं और अकेले अकेले रह रहे हैं, तो वो आपका आइसोलेशन मतलब आपका अकेलापन होता है। सेवेंथ हो गया आपका जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी का मतलब है ये आपका मिडिल अडल्टहुड होता है। इसका मतलब होता है कि आप ऐसे जो फ्यूचर जनरेशन है ना उसके लिए ऐसे कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टैग्नेशन मतलब आप ऐसे बिल्कुल कुछ कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं पा रहे या कुछ अचीवमेंट नहीं है, तो वो आपका स्टैग्नेशन हो जाता है। लास्ट एंड फाइनल स्टेज जो है आपकी वो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। और ये होती है आपकी लेट अडल्टहुड, या जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उस टाइम की स्टेज होती है ये आपकी 8 स्टेजेस हैं एरिक्सन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। तो इनमें से आपको ये चीज मैच करना है कि इनमें से कौन सी चीज नहीं है। फर्स्ट है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, थर्ड स्टेज। तो हमने ये देखा कि ये थर्ड स्टेज ही है, और ये आपकी स्टेज 3 है। फिर है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, स्टेज 5। हमने यही देखा कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आपकी स्टेज 5 है, तो ये सही है। फिर आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये हमने देखा कि स्टेज 2 है, ना कि स्टेज 1 है। तो फिर यही हमारा करेक्ट नहीं है। तो मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी होगी आपकी स्टेज 4। तो यहाँ से आपको 2-3 चीजें पता लगी। फर्स्ट की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो आपकी एरिक्सन की है। सेकंड उसकी 8 स्टेजेस हैं, और उसके बाद उनकी स्टेजेस के नाम क्या है। तो ये आपका जो क्वेश्चन आता है ना वो इनकी स्टेजेस के नाम आ जाते हैं कि ये उनकी कौन सी डेवलपमेंट स्टेज है। जैसे मान लिया कि स्टेज 5 रेफर टू, और फिर सारे ऑप्शन दे देंगे। तो जैसे कि इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आपकी स्टेज 5 है, तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज का क्या सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड। इनमें से कौन सी चीज जो है ना वो आपकी सही नहीं है एटीट्यूड की रेफरेंस में। तो सबसे पहले एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप किसी चीज के बारे में कैसा फील करते हैं, कैसा सोचते हैं। तो वो जो आपका नजरिया होगा, एटीट्यूड मतलब नजरिया होता है एक आपका, तो वो जो होगा ना वो आपका एटीट्यूड होता है। जैसे हम कह देते हैं ना कि इसका एटीट्यूड तो सही नहीं है किसी चीज के रिगार्डिंग, या ये चीजें ठीक नहीं है, तो वो चीज आपकी एटीट्यूड होती है। तो इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है एटीट्यूड के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट चीज है आपकी
एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एटीट्यूड की मोटिवेशनल मतलब किसी चीज को ऐसे प्रेरित करने की ऐसे पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हाँ, ऐसा होता है, किसी का ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो ऐसे प्रेरणात्मक होता है और वो हेल्प करता है। एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रांगली पॉजिटिव टू स्ट्रांगली नेगेटिव। हाँ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी का हो सकता है बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड हो, किसी का हो सकता है बहुत नेगेटिव एटीट्यूड हो चीजों को लेके। तो ये भी हमें मतलब बहुत कॉमन है ये चीज लेना। ज्यादातर लोग बैलेंस्ड या मिक्स एटीट्यूड वाले मिलते हैं कि कुछ किसी चीज के रिगार्डिंग पॉजिटिव है और किसी चीज के रिगार्डिंग नेगेटिव है। एटीट्यूड हैज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप से मतलब है कि हमारा एटीट्यूड किसी चीज पे डिपेंड करता है और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस चीज को देख कौन रहा है। तो ये एक टाइप का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप है जिसमें कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों चीजें डिपेंड करता है। तो ये चीज सही है कि एटीट्यूड हैव अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। हाँ, लास्ट आ जाता है आपका एटीट्यूड इज इननेट एंड एक्वायर्ड बोथ। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। बेसिकली जो आपका एटीट्यूड होता है ना, वो आपके एक्सपीरियंसेस या कहते हैं ना आपकी परवरिश या आपकी कल्चर सोसाइटी इन सब चीजों से मिलकर बनता है। तो ये एक्वायर्ड होता है ना कि इननेट होता है। मतलब जैसे मान ले कोई भी बच्चा है तो वो ब्लैंक स्लेट होगा ना, ऐसे उसके बाद जो एक्सपीरियंस या जो चीजों से सही गलत बताई गई है उसके बेसिस पे वो चीजों को एक्वायर करता है। तो ये है कि आपका एटीट्यूड जो होता है ना वो एक्वायर्ड होता है। और यही पूछा गया था आपसे कि नॉट करेक्ट। तो जो नॉट करेक्ट है ना वो ये है कि एटीट्यूड इज इननेट एंड एक्वायर्ड बोथ। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इनमें से बच्चों के विकास के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले हमने सारे क्वेश्चन देखे नॉट करेक्ट वाले, अब हमें देखना है करेक्ट। ठीक है, जैसे मान लें आप एक फ्री फ्लो में जा रहे हैं तो आप कई बार ध्यान नहीं करते हैं, तो करेक्ट और नॉट करेक्ट का स्पेशली ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है आपका कि डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी ओनली, कि जो डेवलपमेंट है ना वो सिर्फ हेरिडिटी का वो है। कि मान ले कि इसमें हेरिडिटी से यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका वेट सेकेंड कि इसमें एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, कि ये सिर्फ हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। हेरिडिटी होता है कि वो चीजें वो गुण जो आप अपने माँ बाप से लेते हैं। इन्वायरमेंट यानी कि जिस जगह पे आप रहते हैं वो जो सराउंडिंग है आपका वो इन्वायरमेंट है। तो हमें पता है कि डेवलपमेंट जो होती है ना वो हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट होता है, ना कि सिर्फ हेरिडिटी होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट फॉलो अ रैंडम पैटर्न। नहीं, ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ही है कि वो सिक्वेंशियल होता है, कि उसका एक सीक्वेंस होता है ना कि रैंडम होता है। मतलब कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट इज अ कम्युलेटिव प्रोसेस। कम्युलेटिव होता है कि ऐसे काफी सारी चीजों से मिलके बनता है। तो हाँ, डेवलपमेंट एक कम्युलेटिव प्रोसेस होती है। मतलब ये एक ऐसे मतलब कलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज में डेवलपमेंट हुआ, नहीं। अब किसी एक चीज में हुआ तो दूसरी में भी होगा, बाकी जगह भी होगा। यही होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरलेटेड। नॉट इंटरलेटेड ये गलत है, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब हो गया कि शारीरिक मानसिक और जो आपका इमोशनल विकास होगा ना ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो मतलब नॉट नहीं, ये आर इंटर रिलेटेड होता तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होती। तो जो क्वेश्चन था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये है कि डेवलपमेंट जो है ना वो आपका कम्युलेटिव प्रोसेस है। तो यही आपका सही ऑप्शन है। ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से काफी क्वेश्चंस इस पीडीएफ में ऐसे हैं जो हम पीछे कर चुके हैं। तो प्लीज आप ये जो पूरी सीरीज है ना जिसमें आपके पूरे क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे, इसे आप स्टार्टिंग से देख लें एक बारी, ताकि आपको जो अब हम लोग जिन क्वेश्चंस को ऐसे इन शॉर्ट डील कर रहे हैं आपको पता हो कि हम ये कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दें, हम उस चीज से डील कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।